साथियों नमस्कार। क्या आपकी गाय भैंस के गोबर में भूसा आ रहा है? क्या आपकी गाय भैंस के गोबर में जो आपने अनाज खिलाया वो अधपचा ही बाहर आ रहा है, यानी बिना पचे हुए ही बाहर आ रहा है? क्या आपकी गाय भैंस के गोबर में म्यूकस आ रहा है? क्या आपकी गाय भैंस जुगाली कम कर रही है? और इन सब के होने से क्या उसका दूध कम हो गया है? दूध का फैट बिल्कुल कम हो गया है और वो धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है। अगर ऐसी शिकायत आपकी किसी भी गाय या भैंस के साथ है तो भाई ये आज का वीडियो जो है वो पूरी तरीके से आप ही को समर्पित है। और जो मैं आज यूनिक तरीके बताने जा रहा हूं, टोटल में अब गिनती तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हो सकता है 6 या 7 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊं जिससे कि आप इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकें और 100% साइंटिफिक तरीके से कर सकें। तो देखिए, आपको करना क्या रहेगा। जब भी आपको लगता है कि आपकी भैंस के, आपकी गाय के गोबर में कुछ दिक्कतें हैं, पतला गोबर भी कई बार आने लग जाता है, तो आपको नंबर 1 जो वर्क करना होता है, मैं कारण के साथ साथ आपको इलाज भी बताता जाता हूं ताकि आपको वेट ना करना पड़े लास्ट में इलाज का। तो कारण के साथ साथ इलाज में साथ में ही ले लेता हूं। नंबर 1 जो इसका सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फ्रेंड, पेट में कीड़े। जी हां, अगर आपकी गाय भैंस की डिवॉर्मिंग हुए 2 महीने या 3 महीने बीत चुके हैं तो पहला काम आप हमेशा डिवॉर्मिंग से ही करेंगे। कोई भी खाद्य पदार्थ अच्छा सा आप खिलाते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, कुछ भी जब आप बनाते हैं तो भाई शुरुआत हमेशा ही हमें डिवॉर्मिंग से करनी है। डिवॉर्मिंग का मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा देना। ये बहुत सारे वीडियो इस पर हमने बना रखे हैं, आप कोई सा भी फॉलो कर लीजिए, बेस्ट है, लेकिन डिवॉर्मिंग पहले करवाइए। अब दूसरा जो वर्क मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाते हैं तो भाई आपको लीवर टॉनिक तो देना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक के बगैर कुछ भी हम खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ भी अच्छा देंगे तो वो उस पशु को लगेगा नहीं, यानी उसका असर उस पशु पर बहुत ही कम होगा। तो भाई आप ये श्योर हो जाएं कि मैंने डिवॉर्मिंग करवा दी है और मैंने 10 दिन तक लीवर टॉनिक दे दिया है। 50 से 100 ml रोज बड़े पशु को दिया जाता है और 10 दिन तक मात्र देना होता है। बस यही काम है जो शुरुआत में हमें करना होता है। तीसरा जो कारण, 2 कारण हो गए लीवर। हाँ, मैं लीवर के बारे में बताना भूल गया आपको। लीवर टॉनिक क्यों देते हैं? जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं लीवर टॉनिक देना पड़ता है ताकि लीवर प्रॉपर रूप से काम करे। इसके अलावा लीवर की कई प्रकार के डिसऑर्डर की वजह से भी ये स्थिति हो जाती है जो शुरुआत में मैंने बताई थी। लीवर से जूस निकलता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं और पाचन में बाइल जूस का बहुत बड़ा रोल है। और जो चीज़ें शुरुआत में मैंने बताई थी वो पाचन से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए लीवर टॉनिक मस्ट है, आपको देना ही पड़ेगा। 10 दिन आप दे दीजिए। तीसरी चीज़ जो है कारण, और वो कारण है फ्रेंड, रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो अगर प्रॉपर काम नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में भी अधकचरा गोबर आने लग जाता है। कई बार कोई एंटीबायोटिक की गोली खिला दी जाती है, रूमन के माइक्रोफ्लोरा डेड हो जाते हैं और फिर भाई वो इस तरीके की शिकायतें होने लग जाती है। तो रूमन की माइक्रोफ्लोरा, जो रूमन में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, लाभदायक जीवाणु रहते हैं, उनकी हेल्थ को आप विशेष ध्यान दीजिए। और रूमन की हेल्थ के लिए 2 स्टेप मैं बताऊंगा, लेकिन जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप उसे लाइव यीस्ट दीजिए। लाइव यीस्ट का मतलब होता है, कई प्रकार के पाउडर मिलते हैं, यीस्ट पाउडर आप लिख लीजिए। यीस्ट पाउडर बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर इस वीडियो पर अच्छा प्यार मिला और आप लोगों के ज़्यादा निवेदन आए कि हमें कौन सा यीस्ट पाउडर देना चाहिए तो मैं जल्द उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो भाई आप यीस्ट पाउडर भी दीजिए ताकि अच्छी तरीके से पाचन हो सके। और हाँ, अगर आप रूमिनेंट्स पर बात हम करते हैं तो अच्छे पाचन के लिए उन्हें सूखा चारा खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी का कोई सा भी अच्छा सूखा चारा आप उन्हें खिलाइए, लेकिन एक विशेष ध्यान रखिए कि ये सूखा चारा आया कहाँ से है,
क्या वहाँ पर बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल किया गया था और वहीं से सूखा चारा आप लेके आए हैं? यानी जब फसल खड़ी थी उस समय उसके ऊपर कितनी पेस्टिसाइड्स, कितनी दवाओं का इस्तेमाल हुआ है, ये पहले ध्यान कर लीजिए। जहाँ तक हो सके तो जहाँ कम दवाओं का इस्तेमाल होता है फसलों पर, वही आप अगर सूखा चारा लेके आते हैं, उसी को हम आजकल अच्छी गुणवत्ता का कहते हैं, तो भाई वो ला के दीजिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सूखे चारे के बगैर आप ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा है, रूमन पेपिलीज जो होते हैं, वो सूखे चारे से बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और वो जब अच्छा वर्क करेंगे तो भाई पाचन की सारी समस्याएं अपने आप सोल्व हो जाएगी। इसीलिए सूखे चारे को आप ज़रूर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐड कीजिए, अगर आप भूसा दे रहे हैं तो भूसे की सानी बना करके दीजिए, उसे सूखा नहीं दे करके 2-4 घंटे भिगो करके दीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसके अलावा जो आप सूखा चारा दे रहे हैं, कहीं उस पर फंगस तो नहीं लगा हुआ है, ये भी चेक कर लीजिए। अगर फंगस वाला हुआ तो भी भाई इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। तो आप सूखे चारे को विशेष अहमियत दीजिए और लाइव यीस्ट को आप अहमियत दीजिए, तो रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा है वो बहुत ही शानदार रहेंगे। अगर अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है कि आप उसे तुरंत ही संतुलित आहार देना शुरू कर दीजिए। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? वैसे तो हम सूखे चारे और हरे चारे को भी संतुलित आहार में ही शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ही सूखा चारा और हरा चारा जो है उनका एक निश्चित रेशियो रखना पड़ता है। वो रेशियो जो है वो होता है कि 2:1 या 3:1, ये तो होना ही चाहिए। अगर हरा चारा अच्छा उपलब्ध है तो आप 3 हरा चारा ले लीजिए, तो 1 सूखा चारा भी लेना जरूरी है। कई बार सूखे चारे को स्किप कर देते हैं, अगर 50-50 कर लें तो भी बहुत अच्छा है। तो आप अनुपात में दीजिए, दोनों को ही दीजिए, तो बहुत ही शानदार रहता है रूमन हेल्थ के लिए। और संतुलित आहार में कई भाई क्या करते हैं, अनाज बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं। तो आप पहले नोट कर लीजिए कि आप अनाज कहीं ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आप खली ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। सभी को संतुलित कीजिए और किसी की भी मात्रा को 30 या 40% से ऊपर जाने मत दीजिए। जैसे खल है तो खल को हम 20 या 30% से ऊपर जाने ही नहीं देते, और अनाज जो है उसको 40% से ऊपर किसी भी सूरत में जाने मत दीजिए। हालांकि अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग होते हैं, और हम अनाज जो है वो 30%, अमूमन जो नॉर्मल कंडीशंस है उनमें हम 30% अनाज रखते हैं। यानी कि जो आप आहार दे रहे हैं वो पूरी तरीके से संतुलित होना चाहिए। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए ज़्यादा अनाज खिलाने लग जाते हैं। तो जब अनाज ज़्यादा खिलाया जाता है ना भाई, तो उस समय क्या होता है कि रूमन की जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो पीएच होती है वो पीएच डाउन हो जाती है, यानी एसिडोसिस हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में फिर माइक्रोफ्लोरा भी मर जाते हैं और पाचन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जब भी आप अच्छा अनाज, ज़्यादा अनाज, अच्छा दाना मिश्रण, ज़्यादा दाना मिश्रण किसी भी पशु को दे रहे हैं ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए उसे आप सप्ताह में 2 बार या 3 बार मीठा सोडा दीजिए। मीठा सोडा जो कि एक प्रकार का बफर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब गोबर खराब आने लग जाता है, पाचन शक्ति जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, तो आपको सप्ताह में 2 या 3 बार मीठा सोडा भी शामिल करना पड़ेगा। ये 50 से लेकर के और 100 ग्राम तक दिया जा सकता है। नॉर्मल डोज इसकी 50 ग्राम है, जो कि बहुत ही शानदार रहती है। इसके अलावा रूमन हेल्थ के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी बात है जो मैंने अंत के लिए रखी है, और वो है फ्रेंड एक्सरसाइज। अगर आप अपने पशु की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं वैसे। एक्सरसाइज मतलब नॉर्मल वॉकिंग, नॉर्मल उसे चलाना, उसे घुमाना, यानी कि हर पशु को कम से कम 1 किलोमीटर पर डे अगर घुमाते हैं तो भाई बहुत ही शानदार रहता है। अगर ये संभव नहीं है तो थोड़ा कम कीजिए, लेकिन घुमाइए ज़रूर। एक्सरसाइज के बिना रूमन हेल्थ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्लीज़ आप अगर ऐसी जो शुरुआत में मैंने बताई थी समस्याओं से ग्रसित हैं, तो आप अपने पशु की एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज से वो जुगाली बहुत अच्छा करेगा, और जुगाली ही तो है जो मेन जड़ है
पूरी समस्याओं की। अगर जुगाली कम तो मतलब समस्याएं चालू, आप ये मान के चलिए। इसके अलावा पानी, पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटक है। हर वक्त पशु के लिए पीने लायक पानी उपलब्ध होना चाहिए। हर वक्त का मतलब जब भी उसकी इच्छा करे उसे पानी मिलना चाहिए। हम कई बार एक निश्चित समय रख लेते हैं पानी का, 2 समय रख लेते हैं, लेकिन अगर पशु की इच्छा हो और उस समय उसे पानी मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाता है। तो आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पानी जो है जब भी पशु की इच्छा हो उसे पानी मिल जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी कैसा हो, पानी में फंगस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। पानी जो आप दे रहे हैं वो अगर किसी टैंक में से आया है तो उस टैंक को आप पुताई करवा दीजिए चूने के पानी से, या चूने से जो पुताई करवाते हैं ना, कल्ली जिसे बोलते हैं, वो करवा दीजिए भाई, और उसका पानी पिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा गर्मी में आप ध्यान दें, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो सर्दी में ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसा हम पीते हैं वैसी ही आशा आपसे आपके पशु कर रहे हैं, तो वैसा ही पानी आपको अपने पशुओं को पिलाना है। ये पॉइंट तो कितने हुए हैं मुझे याद नहीं रहा बताते बताते, लेकिन भाई इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो शुरुआत में मैंने जो तकलीफ़ें बताई थी वो तकलीफ़ें आपके पशु के साथ होगी ही नहीं, और अगर हो रही है तो इस तरीके से आप उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।